तारीख गवाह है कि पॉलिटिक्स में लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन साल 1997 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने ये साबित कर दिया कि सच में पॉलिटिक्स में किसी भी हद तक जाया जा सकता है। फिर या वो लॉ तोड़ना हो, कोर्ट रूम पर अटैक करना हो या फिर जुडिशरी पर दबाव डालना हो, इस दिन हर हद पार की गई। 28 नवंबर साल 1997 एक ऐसा दिन जब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और जुडिशरी आमने सामने आ गए थे, जब अदालत के एहतराम को तोड़ दिया गया और जब पॉलिटिकल वर्कर्स ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसकर तोड़फोड़ मचाई और जब इंसाफ देने वाली कुर्सी खुद महफूज नहीं थी तो वो कैसे इंसाफ करती। लेकिन एक शॉकिंग बात तो ये है कि आजकल लोग इसकी बिल्कुल बात नहीं करते। लोग बात करते हैं तो परवेज मुशर्रफ के कू की, लोग बात करते हैं तो 1971 के वॉर की, लोग बात करते हैं तो बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन की। लेकिन उस दिन का क्या जब पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को असैसिनेट किया गया। तो बात है 14 अप्रैल साल 1994 की, जब उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर नसीम हसन शाह अपनी पोजीशन से रिटायरमेंट ले लेते हैं और इसके बाद जस्टिस साद सऊद को उनकी जगह लेनी थी। लेकिन उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस को कंसल्ट किए बिना सजाद अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर दिया। लेकिन इसके बाद 5 नवंबर साल 1996 को बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट फारूक लिगारी डिसमिस कर देते हैं और फरवरी साल 1997 में नए इलेक्शंस करवाए जाते हैं और नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ ही जुडिशरी और गवर्नमेंट के दरमियान टेंशन्स बढ़ने लगती हैं। चीफ जस्टिस सजाद अली शाह जिन्हें बेनजीर भुट्टो ने अपॉइंट किया था, वो नवाज शरीफ पर भरोसा नहीं करते थे और दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी सजाद अली शाह को अपने लिए एक बैरियर समझने लगे। और ऊपर से 3 अप्रैल साल 1997 को प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ 13th अमेंडमेंट पास करते हैं, जो बेसिकली प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करने और पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की पावर छीन लेता है। मतलब जैसे 1996 में बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट फारूक लिगारी ने इजीली खत्म कर दिया, अब प्रेसिडेंट वैसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। नवाज शरीफ के लिए तो ये अच्छा था क्योंकि अब उन्हें प्रेसिडेंट से डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सजाद अली शाह प्रेसिडेंशियल पावर को सपोर्ट करते थे, क्योंकि जब 1996 में प्रेसिडेंट लिगारी ने बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस करने के ऑर्डर्स दिए तो सजाद अली शाह उसके फेवर में थे, इवन दो उन्हें बेनजीर भुट्टो ने ही अपॉइंट करवाया था। लेकिन 13th अमेंडमेंट से पहले ऐसा नहीं था कि जब प्रेसिडेंट चाहे कि यार इस गवर्नमेंट से मेरा मन भर गया, चलो एक नई गवर्नमेंट लाते हैं, ऐसा वो कभी भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट को प्रॉपर एविडेंस देना होता था कि इस गवर्नमेंट का हटना तो बनता है। और बेनजीर भुट्टो के केस में उन पर करप्शन चार्जेस थे और उनके रिमूवल के दौरान सजाद अली शाह ने कहा था, The presidential order contained enough substance and adequate material had been provided to conclude that the government could not be run in accordance with the provisions of the constitution and that an appeal to the electorate had become necessary। मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में इनफ एविडेंस था जो गवर्नमेंट के रिमूवल को नेसेसरी बनाता था। लेकिन जब 13th अमेंडमेंट पास किया गया तो सजाद अली शाह ने किसी तरह से कंट्रोल कर लिया कि कोई बात नहीं। लेकिन नवाज शरीफ और सजाद अली शाह के बीच में असल जंग शुरू होती है 4 जुलाई साल 1997 को, जब नवाज शरीफ ने 14th अमेंडमेंट पास की, जिसमें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असेंबली के मेंबर्स को एक्सपेल करने की पावर दी गई। बेसिकली अगर कोई एमएनए गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है तो नवाज शरीफ उन्हें इजीली नेशनल असेंबली से निकाल सकते हैं, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल था क्योंकि अब नवाज शरीफ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जो उनके खिलाफ जाएगा वो उन्हें निकाल देंगे, जो प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा कंट्रोल देता है नेशनल असेंबली पर। और इसलिए 29 अक्टूबर साल 1997 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सजाद अली शाह ने 14th अमेंडमेंट को सस्पेंड कर दिया। उनका कहना था कि ये अमेंडमेंट डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ जाता है, क्योंकि हर एमएनए को अपनी मर्जी से वोट करने का हक होना चाहिए, न कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की मर्जी पर। यह फैसला नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि अब उनका नेशनल असेंबली पर पूरा कंट्रोल नहीं रहा और यहाँ से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और नवाज शरीफ ने ओपनली सुप्रीम कोर्ट और सजाद अली शाह को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट और नवाज शरीफ के बीच में टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। और जब नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे तो सजाद अली शाह नवाज शरीफ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस इशू करते हैं कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं और वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को खत्म करना चाहते हैं।
और इसके बाद नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किए और नवंबर साल 1997 तक सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजेस भी सजाद अली शाह के खिलाफ हो चुके थे और इसी वजह से वो जाकर प्रेसिडेंट फारूक लेगारी से मिले और कहा कि सजाद अली शाह को चीफ जस्टिस की पोजीशन से हटा दिया जाए। लेकिन उस टाइम तक फारूक लेगारी नवाज शरीफ के खिलाफ हो चुके थे तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर दिन आता है 28 नवंबर साल 1997 का, जब नवाज शरीफ की इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी और जब नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां पर PMLN के पॉलिटिकल वर्कर्स की एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा थी और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग शुरू हुई, बाहर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई और कुछ ही देर में सजाद अली शाह के खिलाफ नारे लगाते हुए ये लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमला कर देते हैं। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की विंडोज तोड़ी, चेयर्स तोड़ी और बहुत तबाही की और अपनी सेफ्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को छुपना पड़ा और अपने पॉलिटिकल पावर के दम पर चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस की पोजीशन से हटा दिया और 2 दिसंबर 1997 को अजमल मियां को चीफ जस्टिस बनाया जाता है और नवाज शरीफ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस को ड्रॉप किया जाता है और 2 दिसंबर के दिन ही प्रेसिडेंट फारूक लेगारी अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं और मोहम्मद रफीक तरार को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात तो ये है कि हमारे पास बहुत सारा एविडेंस मौजूद है कि PMLN के लीडर्स ने खुद ही ये अटैक करवाया। लेकिन ये सब होने के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ तो कोई रहा नहीं, तो एक्शन कौन लेता। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सजाद अली शाह ये सब सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के लिए कर रहे थे या फिर इसके पीछे कोई पर्सनल मामला था। लेकिन जो भी हो, उन्होंने जो किया सही किया। अब उसके पीछे रीजन गलत हो या सही, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।